वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे फ्रांस के बारे में बात करूंगा। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने बयान दिया है कि जो फ्रांस के इलेक्शंस आने वाले हैं, 30 तारीख को पहला राउंड है, फिर 7 जुलाई को, 30 जून को पहला राउंड है और 7 जुलाई को सेकेंड राउंड है। तो इस इलेक्शंस में अगर फार राइट पार्टीज या फार लेफ्ट, यानी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव पार्टीज या एक्सट्रीमली जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं, अगर इनमें से कोई पार्टी जीत जाती है तो फ्रांस में खाना जंगी यानी गृह युद्ध, हिंदी में कहते हैं सिविल वॉर, हो जाएगी। ये उन्होंने धमकी दी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को लेके मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि चंद चीजों की वजह से, यानी इस्लाम, यूक्रेन और चाइना, इन तीनों की वजह से फ्रांस में बेसिकली एक ऐसी सूरत हाल आ गई है कि फ्रांस में सिविल वॉर हो सकती है। ना सिर्फ वो, बट फ्रांस में जो सियासी तब्दीलियात, यानी जो पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, उसके वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका काफ़ी डिसरप्शन हो सकता है, ईयू पर भी, नेटो पर भी, और आप कह सकते हैं शायद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भी। तो ये सारे इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये सिनेरियो ऐसा है कि अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे जून 9 को। तो उसमें जो फार राइट पार्टीज हैं फ्रांस की, उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती, और जो फार लेफ्ट पार्टीज हैं वो उन्होंने भी ज़्यादा सीटें जीती। मैक्रोन की जो पार्टी है, दैट कम्स फ्रॉम द सेंटर, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है वो, एक अलायंस ऑफ सेंट्रिस्ट पार्टीज है, ensemble सेंट्रिस्ट कहते हैं उनको। तो जो इलेक्शन के, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने के बाद मैक्रोन ने बहुत ही जल्द ही अनाउंस कर दिया कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, और वो इलेक्शंस उन्होंने जून 30 को और जुलाई 7 को, यानी फटाफट 2-3 हफ्तों के अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाने पे तैयार हो गए। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी मैक्रोन के इलेक्शन 227 तक नहीं होंगे, यानी और 3 साल बाकी हैं उनकी ये सेकेंड टर्म, तो वो चाहते हैं कि अगर इलेक्शन करवा दें और लेफ्ट या राइट की कोई पार्टी आ जाती है, तो आइंदा 3 साल में जो फ्रांस का बुरा हाल होगा उनमें उनका भी शेयर होगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के बाहर होते हैं तो वो सारा का सारा ब्लेम मैक्रोन पे देंगे। यानी मैक्रोन का एस्टिमेट ये है कि फ्रांस की सूरत हाल आइंदा 2-3 साल में और ख़राब होने वाली है, क्योंकि अगर और बेहतर होने के एक्सपेक्टेशंस होते तो क्रेडिट शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूरत हाल ख़राब होगी, इसलिए वो ब्लेम शेयर करना चाह रहे हैं, ताकि जो लेफ्ट और राइट की पार्टीज हैं जो उनकी करंट स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनमें उनको भी थोड़ा ब्लेम लेना पड़े। तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो रहा है फ्रांस में इस वक्त और उसका ग्लोबल असर क्यों होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और इस वीडियो को बाद में शेयर करना मत भूलिएगा। इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फ्रांस का जो सिस्टम है उसमें 2 एग्जीक्यूटिव की गवर्नमेंट है। मिसाल के तौर पे इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के बाद कोई पावर ही नहीं है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैम्प है, वो वही चीजें करता है जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसलिए मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, और वो बिल्कुल जिस तरह से राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं उसी तरह इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट। लेकिन फ्रांस का सिस्टम अलग है। फ्रांस के सिस्टम में प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है जैसा पार्लियामेंट में। तो जो पार्लियामेंट में हेड आता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्रेसिडेंट, यानी 2 एग्जीक्यूटिव्स का सिस्टम है ये। और अगर अलग अलग पार्टी से आ जाते हैं बंदे तो समझ जाइए कि गवर्नमेंट हो जाती है ठप। और जो प्रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी होती है, और बाकी की जो सारे डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर बजट भी कंट्रोल करता है, यानी इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कैन कंट्रोल
फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जंग-वंग पे जाना चाहा, तो प्राइम मिनिस्टर अगर बजट ही नहीं दिया जंग के लिए, तो फिर वो जंग ही नहीं लड़ सकते। तो इन दैट सेंस कि पार्लियामेंट काफ़ी पावरफुल होती है, बट द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ मोर पावरफुल देन से द क्वीन ऑफ इंग्लैंड या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है अ, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी पॉलिसीज़ प्रेसिडेंट, और अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की पार्टी का होता है, तो देन द प्रेसिडेंट इज़ रियली वेरी पावरफुल इन फ्रांस। तो अब मैक्रॉन के इलेक्शन अनाउंस करने के बाद जो पोलिंग हो रही है, ये देखिए, जो इलेक्शन पोलिंग हो रही है जून 25 को, यानी आज की तारीख में, अगर वोट इलेक्शन आज होता है, अभी 5 दिन और है, लेकिन अगर आज होता है, जो नेशनल रैली है, ल पेन कहते हैं उसको, हार्ड राइट, यानी नॉट राइट ऑफ सेंटर बट हार्ड राइट, उसको 37 या 38% एक्सपेक्टेशंस हैं वोट मिलने की। पार्लियामेंट में कुछ 280 से ज़्यादा सीटें या 290 के करीब सीटें चाहिए उनको। ये एक्सपेक्टेड हैं कि ये 260, 270 डेफिनेटली जीत जाएंगी। और जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है, यानी वो फार लेफ्ट है, नॉट लेफ्ट ऑफ सेंटर, फार लेफ्ट है, उसके 30-31% कह रहे हैं। और जो मैक्रोन की पार्टी है, जो सेंटर की पार्टी है, वो 20-21%, यानी इट्स नॉट इवन गोइंग टू फिनिश सेकेंड, वो थर्ड आएगी। तो अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो या तो सेंटर एंड फार राइट या सेंटर एंड फार लेफ्ट का कोalition हो सकता है, या दोनों में से एक, फार लेफ्ट या फार राइट को मेजॉरिटी आ सकती है। तो मैक्रोन कह रहे हैं कि जो फार राइट है या फार लेफ्ट है, अगर उनमें से एक को भी मेजॉरिटी आ जाती है, तो सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इतने एक्सट्रीम हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन, के बाकी के मुल्क को बर्दाश्त नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पेन को 40-42% वोट आ जाता है और वो गवर्नमेंट कायम करने की पोजीशन में आ जाती है, तो बाकी के 60% लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या अगर द सिचुएशन रिवर्स हो, तो लेफ्ट, तो सेंटर और राइट उसको एक्सेप्ट नहीं करें। तो वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह वो ऐसी पोजीशन में आ जाए कि दे फॉर्म अ काइंड ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिवाइड हो जाती है, तो फ्रांस में बिल्कुल पॉलिटिक्स बिल्कुल ठप जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन पॉलिसी का जहाँ हमारा इंटरेस्ट है, फ्रांस के जो मैक्रोन है, वो अपने आप को यूरोप के लीडर देखते हैं, वो दुनिया के लीडर देखते हैं, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ही इज़ वेरी प्रो नेटो, प्रो यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन के लीडर और नेटो के अल्टरनेट लीडर समझते हैं, अदर देन द यूएस। और मैक्रोन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रो यूक्रेन है। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि फ्रांस के सोल्जर्स को वो भेजेंगे यूक्रेन में लड़ने के लिए। उन्होंने सब मुल्कों से पहले इजाज़त दी कि यूक्रेन के जो फ़ौज है वो अपने हथियार इस्तेमाल करे, ताकि रशियन टारगेट्स को रशिया में मारे। तो इस तरह से मैक्रोन बिल्कुल यूक्रेन पे बहुत ही हॉकिश हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रो यूक्रेन, बहुत ही एंटी रशिया है। पहले आपको याद होगा, पहले साल में मैक्रोन और पुतिन के फ़ोन पे रेगुलर बातचीत होती थी, अब बिल्कुल नहीं होती। तो वो अपने आप को एज़ ए सिक्योरिटी लीडर ऑफ यूरोप, एज़ एन अल्टरनेट टू अमेरिका भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो पार्टीज़ आ रही हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है, ये दोनों पार्टीज़। पहले तो जो सूरत-ए-हाल है फ्रांस का, इट इज़ नॉट वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है, तनख्वाहें बहुत कम हो गई है, क्राइम बढ़ गया है, इमिग्रेशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, जो सोशल सर्विसेज़ हैं और दूसरे सर्विसेज़ हैं, वो कोलैप्स होते जा रहे हैं, और जो बजट है वो एक्सप्लोड होते जा रहा है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरे मुल्कों को देते जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए। सो इन एवरी सिचुएशन फ्रांस इज़ इन अ बैड शेप। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, तनख्वाह कम, यानी आपकी इनकम कम है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन्फ्लेशन की वजह से। क्राइम बढ़ गया है, यानी द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब। इमिग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, सर्विसेज़ गवर्नमेंट की नहीं ठीक-ठाक है, और डेफ़िसिट तो बस आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन अगर आप बर्तानिया से कंपेयर करते हैं या दूसरे मुल्कों से, तो फ्रांस इज़ डूइंग स्लाइटली बेटर देन ब्रिटेन। लेकिन फ्रांस के सिटीज़न ब्रिटेन में थोड़ी रहते हैं, वो जो महसूस कर रहे हैं, दे आर वेरी अनहैप्पी विथ मैक्रोन की गवर्नमेंट। अब जो फार राइट पार्टी है ले पेन की, वो थोड़ा-सा मॉडरेट हो गई है। तो वो अब लोगों को डराना नहीं चाह रही है, थोड़ा-सा मॉडरेट बातें कर रही है। लेकिन उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, वो यूरो के खिलाफ है। वो पहले फ्रेक्सिट की बात करते थे, यानी यूरोपियन यूनियन से वो निकलना चाहते थे। अब उतनी ज़्यादा वो
उस तरह की स्लोगनियरिंग नहीं कर रही क्योंकि वो पब्लिक को डराना नहीं चाहते। तो एक वो यूरो के खिलाफ हैं, वो यूरोपियन यूनियन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बिलीव करते और उनकी जो लीडर्स वगैरह हैं वो काफ़ी प्रो रशिया है। इनफैक्ट ये ले पेन पार्टी ने रशिया के बैंकों से लोन भी लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए और इनके ताल्लुकात काफ़ी क्लोज है रशिया के साथ। इनफैक्ट जो ले पेन मेरी ले पेन जो थी उन्होंने क्रेमलिन में जब रशिया ने जब क्राइमिया में रेफरेंडम कराया था तो उसको वो सपोर्ट भी करी थी। तो इन दैट सेंस ये इनकी पॉलिसी बिल्कुल मैक्रोन से हटकर है। मैक्रोन तो परेशान हो जाएंगे अगर यूक्रेन की के लिए मतलब फ्रांस को अगर निछावर नहीं किया गया तो ये पार्टी ले पेन अगर पावर में आ गई तो सपोर्ट बिल्कुल खत्म। इट इज लाइक पुतिन विनिंग इलेक्शंस इन फ्रांस। और इमिग्रेशन की ये बिल्कुल खिलाफ है और बिल्कुल मतलब एंटी मुस्लिम बहुत ही इस्लामोफोबिक पार्टी है। ले पेन शुरू से ही उन्होंने काफ़ी स्लोगनरिंग मतलब फ्रांस की आबादी को इस्लाम 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 के डर से और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके डर से वो बेसिकली राइट विंग जो पार्टीज हैं वेस्ट में वो बहुत ही एंटी इमिग्रेशन और एंटी मतलब बहुत ही रेसिस्ट हैं। तो भारत में जो लोग बैठे हैं इसे देख रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं कि शायद ये इस्लाम के खिलाफ है। मैं आपको ये बता दूं ये हिंदुओं के भी खिलाफ रहेंगे और ये हर ब्राउन शख्स वो मुसलमान हो या हिंदू हो या एथिस्ट हो या पंजाबी हो या जैन हो या बुद्धिस्ट हो उन सब के खिलाफ हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी रेसिस्ट। इस्लाम का मतलब बोलबाला ज़्यादा इसलिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया फ्रांस में तकरीबन 15-16% के करीब है। कहते हैं कि अब फ्रांस में जो बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के उनमें से 3 में से 1 बच्चा अरब और मुसलमान हैं। यानी आइंदा 20-25 साल में फ्रांस की आबादी विल बी 30-35% मुस्लिम। तो ये इस सिनेरियो से डर कर ले पेन की ग्रोथ हुई है। लोग जो डर रहे हैं कि अरे हमारा मुल्क फ्रांस नहीं रहेगा। मेरी एक बार फ्रांस के जो पुराने विलेपन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे डिबेट हुआ था तो उन्होंने भी ये बात कही तो मैंने एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में पेरिस में उनसे कहा था ठीक है फिर हम ये डिबेट 10-15 साल के बाद करेंगे। मैं फिर आता हूँ और हम ये बात जब मैं आऊँगा तो मैं अरबी में हम ये डिबेट करेंगे क्योंकि फ्रांस वुड हैव बिकम वेरी अरबिक वो ट्यूनीशिया की तरह लगने लगेगा। तो ये जो डर फ्रांस में पैदा किया उसकी वजह से ले पेन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें याद रखें कि मैक्रोन के लिए ले पेन इज एंटी यूरोप, एंटी ईयू और प्रो रशिया और बेसिकली वो यूरोपियन यूनियन को एज ए वन सिंगल कम्युनिटी नहीं देखना चाहते। दे वांट टू सी इट एज अलायंस ऑफ नेशंस यानी वो नेशनैलिटी और फ्रेंच सॉवरेंटी को असर्ट करना चाह रहे हैं इसलिए वो इमिग्रेशन भी रोकना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इमिग्रेशन पॉलिसी ब्रसल्स में बने कि यूरोपियन पार्लियामेंट ना तय करे, फ्रांस डिसाइड करे कि फ्रांस में कौन आएगा और कौन नहीं रहेगा। और बिकॉज इट इज राइट विंग कंजर्वेटिव इट इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ इजराइल। लेकिन जो लेफ्ट की पार्टीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन उनका थोड़ा सा कम है यानी राइट विंग पार्टीज की 36% है, लेफ्ट विंग पार्टीज के 30-31% है। तो ये नेशनल फ्रंट जो है इनका नाम नेशनल पॉपुलर फ्रंट जो है इनकी पॉलिसीज भी एक तरह से ऑन फॉरेन पॉलिसी दे आर वेरी सिमिलर। डोमेस्टिक पॉलिसीज में बहुत फर्क है इमिग्रेशन को छोड़कर। तो जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो भी डिफरेंट यूरोप चाहते हैं और वो लोग सबसे ज़्यादा उनका फ़र्क यूक्रेन की जंग पे उतना नहीं है, बड़े खामोश हैं। लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर कि वो इस तरह से जिस तरह से पैसे मैक्रोन भेज रहे हैं यूक्रेन को और बयानात दे रहे हैं कि हम फ्रेंच सोल्जर्स भी भेजने के लिए तैयार है। दे आर नॉट वेरी हॉट ऑन यूक्रेन। वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं लेकिन मतलब वो उस तरह से जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हॉट अबाउट अमेरिका और नेटो वगैरह को लेके। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ जो मैक्रोन को परेशान कर रहा है वो ये है कि जो लेफ्ट की पार्टीज हैं उन्होंने
इमीडिएटली उन्होंने कहा कि जैसे ही हम इलेक्शन जीतेंगे, हम फ़लस्तीन स्टेट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। ऑलरेडी आपने देखा है कि आयरलैंड और नॉर्वे और स्पेन रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं पैलेस्टाइन को एज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और फ्रांस भी मतलब विल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज़ पैलेस्टीनियन स्टेट। तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम इमीडिएटली पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लेकिन हम इमीडिएटली नेतन्याहू के खिलाफ और इज़राइल के खिलाफ सैंक्शंस लगा देंगे। तो और उन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो इन दैट सेंस जो पूरा लेफ्ट है, इट्स वेरी वेरी प्रो मुस्लिम पॉपुलेशन, उनको बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट मिलने वाले हैं। लेकिन दे आर थोड़ा-सा डिवाइडेड। उनमें से एक ऐसा बंदा है उन्हीं की पार्टी में जो प्रो इज़राइल है, तो उसको कहते हैं ये हमारा ज़ायनिस्ट कैंडिडेट है। तो ये 3 चीज़ों को लेकर, एक तो यूक्रेन को लेकर मतलब प्रो रशिया है राइट विंग पार्टी, और यहाँ पे इज़राइल हमास का है लेफ्ट पार्टी इज़ बिकमिंग वेरी सिम्पैथेटिक टू पैलेस्टाइन, यानी नॉट प्रो इज़राइल। तो ये दोनों बिल्कुल मैक्रोन की पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। सो द राइट इज़ अगेंस्ट मैक्रोन्स रशिया यूक्रेन पॉलिसी, और जो लेफ्ट है वो मैक्रोन की इज़राइल पैलेस्टाइन पॉलिसी के खिलाफ है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, जो बिज़नेसेस को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि चाइना के ऊपर थोड़े टैरिफ लगाए जाए, चाइना के स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे कस्टम्स लगाए जाए। लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टीज़ हैं, वो जानते हैं कि चाइना अगर खुद आके फ्रांस में इन्वेस्ट करने लग जाएगा, जैसा वो हंगरी में $30 बिलियन इन्वेस्ट करके कार बना रहा है, अगर उस तरह के इन्वेस्टमेंट वो फ्रांस में करता है, तो फ्रांस में जॉब्स क्रिएट हो जाएँगे, गुड जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। हाँ, ठीक है, चाइनीज़ कंपनीज़ कार बनाएँगे, चाइनीज़ कार्स होंगे, लेकिन दे विल बी मेड इन फ्रांस। तो चाइना को लेकर भी एक डिवीज़न हो गया है। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इन तीनों की वजह से फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा डिविजन्स हो गए हैं। सेंटर बिल्कुल श्रिंक होते जा रहा है, अब 20-22% का हो गया है, और जो राइट है वो एक्सपैंड होके 36%, 31, और जो लेफ्ट है वो भी एक्सपैंड होके 30-31% के करीब आ गया। यानी फ्रांस के 3 टुकड़े हो गए हैं समझिए, और जो गवर्निंग सेंट्रल पार्टी है वो सबसे छोटा टुकड़ा है। अब ये हो क्यों रहा है? मतलब इस तरह से क्यों लोग कहते हैं कि अरे मुसलमान आ गए? भई आपने जाके कॉलोनाइज़ किया, आपने लीबिया को कॉलोनाइज़ किया, आपने फ्रांस को कॉलोनाइज़ किया, फ्रांस को तो अल्जीरिया को सॉरी फ्रांस ने अल्जीरिया और लीबिया और ट्यूनीशिया इन सारे मुल्कों को कई साल लूटा और उनको एनेक्स कर लिया था। तो उससे ये हो गया कि वो सारे के सारे, जैसा उन्होंने अल्जीरिया को अपना कंट्री का हिस्सा बना लिया, जैसा पोर्चुगल ने गोवा को बनाया था, या पौंडीचेरी को, तो वहाँ पौंडीचेरी को फ्रांस ने बनाया था। तो वहाँ पे कई ऐसे इंडियंस हैं पौंडीचेरी में जिनके पास अभी भी फ्रांस की सिटीज़नशिप है। लेकिन बर्तानिया ने इंग्लैंड को हमको पूरी इंडिया को एनेक्स नहीं किया, इसलिए हम ब्रिटिश सिटीजन्स नहीं बने, हालांकि हम ब्रिटिश एम्पायर में थे तकरीबन 200 साल। बट फ्रांस ने अल्जीरिया को एनेक्स कर लिया था, तो सारे अल्जीरियंस फ्रेंच सिटीजन्स बन गए। तो और जंग जो वर्ल्ड वॉर वन में हजारों हजारों अरबों ने, अल्जीरियंस, लिबियंस वगैरह ने फ्रांस के लिए लड़ा, जाने दी, जिसके वजह से फ्रांस ने एक बहुत बड़ी मस्जिद पेरिस में शायद 1930s में उनको गिफ्ट की। अगर आप मस्जिद को जाकर देखें, मैं गया था वहाँ पर, मैं शायद फ़ोटो लगाऊंगा अगर मिल गए तो उस पे एंट्रेंस पे लिखा हुआ है कि ये फ्रांस की गवर्नमेंट ने अपनी ग्रेटफुली रिकग्नाइज करते हुए जो अल्जीरियंस ने जाने दी हैं फ्रांस के लिए, उसमें उन्होंने फ्रांस को वो मस्जिद बना के दी है। तो लेकिन अब क्या हो गया है, बिकॉज राइट विंग पार्टीज मतलब बिकॉज देखिए अगर इकोनॉमी अच्छी है तो सब जो फ़र्क है सोशल, कल्चरल, रिलीजियस उसको बर्दाश्त करने लग जाते हैं। लेकिन अब फ्रांस का पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है, वो बड़े परेशान हैं कि क्या होगा मुल्क को। तो उससे राइट विंग पार्टीज़ बढ़ गए हैं और वो बहुत ही एंटी इमिग्रेशन हो गए हैं, और ख़ास तौर से ये जो इमिग्रेशंस वगैरह भी आ रहे हैं, ये वेस्टर्न जंगों की वजह से है। अफ़गानिस्तान में जाके इन्होंने जंग की 20 साल, अब सारे के सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं। आज ही मैंने एक लंबा सा इंटरव्यू दिया हमारे लोकल न्यूज़पेपर को कि क्योंकि कई अफ़गान स्टूडेंट्स अब हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो यहाँ नहीं होते अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान नहीं जाता।
तो फ्रांस अब जहाँ-जहाँ गया वहाँ-वहाँ से सिटीज़न। अब देखिए आप वेस्ट इंडीज़ में देख लें आप, इंग्लैंड की जो टीम आती है, पाकिस्तानियाँ खेल रहे हैं उसमें, जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान से आए, जिनके पेरेंट्स जेफरी आर्चर वगैरह, जिनके पेरेंट्स वेस्ट इंडीज़ से आए, तो ये क कै कैसा है ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी कॉलोनियलिज़्म और इंपीरियलिज़्म की वजह से। तो एक ये प्रॉब्लम है कि जो हिस्ट्री में, जो पास्ट में इन्होंने दुनिया को लूटा है, उसका अब उनके करंट सिचुएशन पे असर हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो लीडर्स हैं आजकल, जो डेमोक्रेसीज़ में जो लीडरशिप प्रोड्यूस हो रही है, वो बहुत ही कमज़ोर और घटिया किस्म के लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। बस पैसा, पैसा, पैसा चाहिए और बड़े-बड़े ईगोज़ हैं। अपने आप को, अपनी लेगेसी, मैं ये हूँ, मैं तुरुंखा हूँ, मैं तीस मारा। इंडिया में देख लें आप, आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी तो इलेक्शन में कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मेरी माँ से कोई ताल्लुक नहीं है, जो अपने आप को एक अवतार बनाने की कोशिश में है। यहाँ पे हर सेकंड टर्म में अमेरिका में प्रेसिडेंट्स अपनी लेगेसी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि सब याद रहे, जैसे ओबामा केयर कहते हैं, जो हेल्थ केयर पॉलिसी ओबामा ने बना के गई थी। तो ये जो लीडर्स आए हैं, दे आर इनटू ग्लोरी हंटिंग, और इस ग्लोरी की तलाश में वो अपने मुल्क के खिलाफ इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ नहीं लेते, और जब पैसा आता है, ख़ासतौर से ये दौर है बिलियनर्स का, तो 1-2 बिलियनर्स मिलके पॉलिटिकल पार्टीज़ को खरीद ले सकते हैं, और उसके वजह से गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ एक तरफ चली जाती हैं, पब्लिक के फ़ेवर में नहीं होती। तो ये फ्रांस में भी यही सिचुएशन है, कई डेमोक्रेसीज़ में, इसलिए दुनिया में डेमोक्रेसी इज़ ऑन अ डिक्लाइन। और फाइनली चीज़ ये है कि यकीनन अगर राइट विंग पार्टीज़ या लेफ्ट विंग पार्टीज़ इलेक्शन जीत जाते हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो देयर विल बी कांस्टेंट क्लैश बिटवीन मैक्रॉन। तो मैक्रॉन के जो आइंदा 3 साल के जो एम्बिशंस हैं कि वो और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करे यूरोपियन यूनियन को और नॉट नेटो को, और यूक्रेन की जंग जलाए, जीताए रशिया के खिलाफ, वो सारे एम्बिशंस पे पानी फैल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि अगर राइट विंग, लेफ्ट विंग पार्टी जीतते हैं तो सिविल वॉर हो सकती है, वो बेसिकली अपनी आवाम को डरा रहे हैं कि भाई मत वोट करो इन एक्सट्रीम पार्टीज़ को, वरना मुल्क के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। अब ये एक नया स्लोगन शुरू किया है ख़ासतौर से सेंट्रिस्ट पार्टीज़। यहाँ पर भी, अमेरिका में भी कहते हैं कि अगर ट्रंप जीत जाएगा तो सिविल वॉर हो जाएगी। अगर ट्रंप, अरे भई अगर ट्रंप को हरा दिया आपने चीटिंग करके, तो भी सिविल वॉर हो सकती है। जनवरी 6 को तो आपने देख लिया 2021 में क्या हुआ था, अब उससे भी ज़्यादा सीरियस होगा, क्योंकि पिछले चंद महीनों से कोर्ट में इतने केसेस किए हैं ट्रंप के खिलाफ कि उसके सपोर्टर्स तो बहुत ही नाराज़ है, और अमेरिका में सारी बंदूकें ट्रंप के सपोर्टर्स के पास ही होती हैं। सो ये एक फ़ियर है कि भई राइट विंग पार्टीज़ जीत जाएँ तो सिविल वॉर हो जाएगी। यानी जो लेफ्ट विंग पार्टीज़ हैं या सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हैं, वो इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही मैसेज है। तो मैक्रॉन ने जो बात की है, वो ना सिर्फ डिविसिव है बट अनडेमोक्रेटिक है। वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वरना सिविल वॉर की बात क्यों आएगी? तो एनीवे, आई डोंट थिंक कि इतनी एक्सट्रीम सूरत-ए-हाल होगी, बट जैसा कि बरतानिया ने ब्रेक्सिट किया, और उस तरह से मुझे लगता कि ये जो इलेक्शन होगा फ्रांस में, इट इज़ गोइंग टू चेंज फ्रांस की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी। और क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुल्क आफ्टर जर्मनी, और नेटो में इट इज़ वन ऑफ द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, यानी अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और बरतानिया के साथ 5 ये इम्पोर्टेंट मुल्क हैं नेटो में। तो फ्रांस में अगर सिग्निफिकेंट तब्दीली आ जाती है पॉलिसीज़ में, इंटरनल लुकिंग पॉलिसीज़ और आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़, तो उसका असर यकीनन यूरोपियन यूनियन और नेटो पर भी होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन कुछ समझ में आया, और अ, अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ कन्वर्सेशंस को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएँ, और इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।